बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना ई-कैट फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो आपने इस टेस्ट डिस्कशन को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, मिसकंसेप्शन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की जानिब। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, पहला एमसीक्यू आपके सामने है, द एंगुलर स्पीड फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज़। तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। अब एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो 24 आवर्स है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि 24 आवर्स कितने सेकंड के इक्वल होता है, तो ये 86400 सेकंड, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। ये आपको ज़ुबानी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब पुट करें, वैल्यू सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन हाफ रेवोल्यूशन इज, यहाँ पे रेवोल्यूशन आना है, ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब जो हाफ रेवोल्यूशन है या कंप्लीट रेवोल्यूशन है, चाहे 2 पॉइंट्स ही क्यों ना हो, आपने हमेशा ये याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री, और आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी एंगल 90 हो तो कोई वर्क नहीं होता। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका बीटा ऑप्शन। कीपिंग सेम ऑर्बिटल स्पीड इफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड सन बिकम्स हाफ देन 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको ज़ुबानी याद रखना है पूरा सवाल, ठीक है, कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस हाफ हो जाता है तो अब एक साल में कितने दिन होंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये डिटेल सोल्यूशन है। यहाँ जो लॉजिक इस्तेमाल हुआ है ये वाला कि टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे कि आपके पास एट द एंड आंसर आएगा 129 डेज़। तो ये सवाल आपने क्रैम करना है, ठीक है, क्योंकि एंटी टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेशन करो। तो ये क्वेश्चंस आपने कुछ मनो अन जो है वो याद रखने हैं। तो राइट ऑप्शन आ गया जी आपके पास इसका चार्ली ऑप्शन। 2 discs have same thickness if diameter of A is twice that of B, then moment of inertia of A as compared to B is। तो ये देखिए जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने है 1/2 mr स्क्वेयर होता है डिस्क का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के, क्योंकि थिकनेस उसने सेम कर दी है, मतलब मास सेम है। तो जब आर ए का डबल होगा आर बी से, तो आप देख सकते हो कि फिर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आंसर आएगा 4 टाइम्स। चार्ली इज द राइट आंसर। हाइट ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो ये बुक की लाइन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अल्फा इसका राइट ऑप्शन है 35,900 किलोमीटर। ये आपने याद रखनी है वैल्यू। इफ वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ इज। अब ये देखें जी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने √GR होता है। अगर हम जी की वैल्यू 9.8 लें तो इसका आंसर बनता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम 10 ले लें तो वो राउंड ऑफ करके आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड बन गया। तो चार्ली जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इफ स्पेस स्टेशन हैज़ रेडियस 9.8 मीटर देन फ्रीक्वेंसी इन रेवोल्यूशन पर मिनट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल जो है ग्रेविटी का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो फार्मूला आपको आना चाहिए 1/2 पाई √G/R। अब यहाँ पर R की वैल्यू 9.8 है, तो आप G की वैल्यू भी 9.8 लेके इसको कैंसिल कर सकते हो। तो देखें जी, यहाँ पर आंसर आ गया 1/2 पाई। अच्छा, बहुत से सवालों में बच्चे ये कहते हैं कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप जी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा यहाँ पर 10 ले लेता है तो उसके लिए फिर थोड़ा सवाल हल करना मुश्किल हो जाएगा, वो फिर कैलकुलेशनें करनी शुरू कर देगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर 9.8 है, तो जी भी 9.8 आप ले सकते हो, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये आपने अब खुद अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठानी है कि हमने जी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल खुद ब खुद एडजस्ट कर लेनी है। कहीं जगहों पे 10 आ रही होगी, कहीं पे 9.8 आ रही होगी, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से अपने आप को बचाओ। तो देखो जी, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास चार्ली। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर O टूवर्ड्स OA देन मूव अलोंग AB एंड स्टॉप्स एट B। इफ R इज इक्वल टू 100 मीटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। अब ये देखें जी, ये पार्टिकल पहले O से A की तरफ जाता है, फिर A से B की तरफ जाता है।
तो हमसे कहा गया है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताएं अगर रेडियस 100 मीटर हो तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप देखें जी ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब ये देखें मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा किया है, ये आप देख सकते हो, ये देखें ये 100 है, ये भी 100 है, तो ये हमने बताना है, ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सिंपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें, इसको सॉल्व करें, पुट करें वैल्यूज़, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटीज। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर भी मसला है, बहुत से बच्चे इसको v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ते हैं, कोई इसको ओमेगा क्रॉस आर पढ़ता है। तो आज आप याद रख लें कि जनरली जो रिलेशन है असल वो है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये जनरल फार्मूला ये है। तो जनरली ये वाला फार्मूला गलत है, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम वैसे न्यूमेरिकल में लगा देते हैं, लेकिन वेक्टर नोटेशन के अंदर ये वाला फार्मूला जो है वो गलत है, ये वाला फार्मूला ठीक है। ओके, तो याद रखना है आपने कि अगर जनरल रिलेशन पूछेगा तो ओमेगा क्रॉस आर आएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो बीटा यहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया। A particle moves in a circular path of radius r in half the period of revolution। हाफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि आधा चक्कर का टाइम, ठीक है, आधा चक्कर। इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड आर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ भी चुका है पहले। तो ये देखें जी, ये आपके पास एक पार्टिकल पी है जो घूमना चाह रहा है सर्कल के अंदर। अब ये है आपके पास हाफ रेवोल्यूशन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो मैंने शो किया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगी डायमीटर के, ये भूलना नहीं है। हाफ रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है, ठीक है, और डायमीटर आपको पता है ये 2r के इक्वल होता है। इस तरह डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। तो टोटल जो है वो 2πr है, तो आपने हाफ पे जाना है तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस आ गया πr। अब आप देख सकते हो कि उसने पहले पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि पहले आपने डिस्प्लेसमेंट वाली ऑप्शन देखनी है। तो आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट 2r है और डिस्टेंस πr है। सो अल्फा जो है वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। If a torque of 20 Newton meter is applied on a body for 10 seconds, then change in its angular momentum। तो ये देखिए जी, आपने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये अप्लाइड टॉर्क इक्वल होती है। हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज पुट करें, तो आंसर आ गया आपके पास 200। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। If a hoop is rolling downward on an inclined plane of height 9.8 meter, then its speed at the bottom of plane is। तो ये आपकी बुक के अंदर hoop and disc के जो हैं वो फार्मूले दिए हुए हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इसके साथ साथ उनकी वेलोसिटी के, तो आप देख भी सकते हो। और इससे रेलेवेंट एक जो है एग्जांपल भी है, उसको भी आपने देखना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वेलोसिटी ऑफ हुप का वो होता है √GH, ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है। अब वंस अगेन देखो गौर से, उसने जान के आपको हाइट 9.8 मीटर दी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है जी की वैल्यू भी 9.8 ले सकते हो, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये है सवाल के अंदर कि ये चार्ली और डेल्टा ऑप्शन बड़े करीब करीब हैं, ठीक है। तो अगर एक बच्चा यहाँ पर 10 वैल्यू लेके सॉल्व करता है तो उसका भी राउंड ऑफ करके आंसर 10 ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप इसका आंसर C और D दोनों लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसा होता नहीं है, पेपर में इतनी क्लोज वैल्यूज़ नहीं आती, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक टेस्ट केस के लिए समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से सेट किया था ताकि आपको ये बात समझा सकूं, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर आपने C लगाया तो वो भी फिल वक्त यहाँ पे ठीक है, डेल्टा लगाया वो भी ठीक है, लेकिन असल पेपर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वंस अगेन आपको G की वैल्यू एडजस्ट करनी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 9.8 से ये सॉल्व होना ईजी है, 10 ले लोगे तो वो फिर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़नी है, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। A satellite of Earth is revolving in a circular orbit with a uniform speed v. If the gravitational force suddenly disappears, the satellite will। तो इस केस में जब आपके पास फोर्स जो है वो नहीं मौजूद होती तो पार्टिकल जो है वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाता है। तो यही सैटेलाइट के साथ होगा कि जैसे ही वो जो फोर्स है ग्रेविटी की वो ख़त्म होगी तो बॉडी जो है वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा। तो देखें जी, बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। Two satellites are orbiting around the Earth in circular orbits of same radius। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियस सेम है। The mass of satellite A is 5 times greater than mass of satellite B। Their period of revolution are in the ratio। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है, ये कहाँ दिया हुआ है, ये आपकी बुक के अंदर सैटेलाइट वाले टॉपिक के अंदर उसने फार्मूला लिखा हुआ है जब उसने टाइम निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये फार्मूला है टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का 2πr/v
ऑर्बिटल। तो आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि इस फार्मूले में मास नहीं आ रहा, लिहाजा हम कहेंगे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो रेशो जो है वो 1:1 ही रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। राइट ऑप्शन आ गया इसका अल्फा ऑप्शन। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर टू द रिंग इज इफ बोथ हैव सेम मास एंड रेडियस। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक नई चीज़ सीखनी है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो ये देखें जी, स्फीयर का होता है 2/5 mr², रिंग का होता है 1/2 mr²। अब यहाँ पर शर्त ये है कि अबाउट एनी डायमीटर, ये जो आपके पास आई रिंग है ये अबाउट एनी डायमीटर है। अब अगर आप रिंग को हूप लेके करेंगे तो वो फिर सिंपल mr² आएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर रिंग है, ठीक है, और अबाउट एनी डायमीटर उसका ये फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। रेशियो ले लें, आप सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5, तो मतलब 4:5। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। Two particles of equal masses are revolving in a circular paths of radius r1 and r2 respectively with same speed। अब देखें जी, स्पीड सेम है और उसने आपको रेडियस दे दी है। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो देखें जी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपके सामने है। यहाँ पे मासेस जो हैं वो भी जो हैं सेम हैं, वेलोसिटी जो है उसने बता दिया कि ये भी जो है वो सेम है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ रिलेशन देखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही वजह है यहाँ पे रेशियो आ जाएगी r2/r1। तो अल्फा जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। अ सैटेलाइट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, विच स्टेटमेंट अबाउट द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज करेक्ट। याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहती हैं, डायरेक्शन का वहाँ चक्कर कोई नहीं होता। तो देखें जी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसने कांस्टेंट रहना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा ऑप्शन, मोमेंटम चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। A stone of mass m tied to a string of length l is rotated in a circle with the other end of string as the center. The speed of the stone is v. If string breaks, the stone will move. Once again, force ख़त्म हो गई है, तो अब आपके पास स्टोन ने कहाँ जाना है, तो इसने along the tangent मूव करना है। ये बात मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि when no force is enough to support circular motion, then body moves along the tangent। तो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन। A hollow sphere and a solid sphere having same mass and same radii are rolled down a rough inclined plane। अच्छा, अब यहाँ पर hollow sphere है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड स्फीयर। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको एज अ हूप कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, ये हूप है नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि चूंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसकी आपके पास वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब आप इसको एक इंक्लाइंड प्लेन से मूव करवाओगे तो सॉलिड स्फीयर जो है ये बॉटम पे जल्दी आएगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे ऑप्शन बीटा में देखनी है। द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। तो ये हूप एंड डिस्क वाली कहानी आपने पढ़ी हुई है, उसी से रेलेवेंट ये सवाल है, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको इसको हूप के इक्वल लिया है, ठीक है। असल वैल्यूज़ की जो भी होगी वो सॉलिड स्फीयर से इसकी वेलोसिटी कम ही आनी है। A girl sits near the edge of rotation circular platform. If the girl moves from circumference toward the center of platform, then angular velocity of platform will। अब देखें यहाँ पे जो एक रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। अब बेटी क्या कर रही है, वो उसके ऊपर मूव कर रही है, तो वैसे तो रेडियस कांस्टेंट है, उसकी अपनी मोशन से कोई एंगुलर क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे याद रखना है, फॉर फिक्स्ड रेडियस एंगुलर क्वांटिटीज रिमेन सेम, सो एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो वंस अगेन देखें जी, अब आपके पास यहाँ पे कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड जो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उसने चेंज नहीं होना। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। An object of mass 1 gram is whirled in a horizontal circle of radius 0.5 meter at constant speed of 2 meter per second. The work done on the object during one revolution is। तो देखें जी once again यहाँ पे कहानी किसकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती, ये बात पहले भी हो चुकी है, लिहाजा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। इसका आंसर आएगा अल्फा ऑप्शन।
द एंगल बिटवीन मिनट एंड और हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock इज। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा समझना है। ये देखिए जी 4 o'clock घड़ी पर इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर जो आपके पास घंटे वाली सुई होती है और हैंड, हमने ये देखना है कि अगर ये एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाती है तो कितना एंगल कवर करती है। तो इसका तरीका होता है कि पूरा जो चक्कर होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट, वो है 12। तो एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक जाने में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री कवर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सुई है 4 के ऊपर, तो अब आप ज़रा गौर से देखें कि अगर ये 12 से 1 जाएगी 30 डिग्री, 1 से 2 30, 2 से 3 30, 3 से 4 30 डिग्री। तो ये टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई है इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120 डिग्री। अब जो आपके पास मिनट वाली सुई है वो 12 के ऊपर ही है, लिहाजा उसका जो एंगल है यहाँ पर उसके साथ वो 0 डिग्री बन रहा है। तो ओवरऑल अगर हम घंटे वाली सुई का एंगल देखें तो वो बनेगा 120 डिग्री या 2π/3 रेडियन। अब यहाँ पर अगर बिलफर्ज मैं कह दूं कि 4:10 हैं तो फिर आपको मिनट वाले का भी एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको आपने इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपने प्रैक्टिस करनी है करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा चार्ली ऑप्शन। एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। तो याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री सेम डायरेक्शन। तो अल्फा यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। डबलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स 8 टाइम्स। तो ये देखें जी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है F=mv²/r। सो बाय डबलिंग मास एंड वेलोसिटी वी कैन इंक्रीज Fc by 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्ली ऑप्शन बनेगी वो बिल्कुल सही है कि मास और वेलोसिटी को आप अगर 2 गुना बढ़ा देंगे तो आपके पास ये 8 गुना हो सकती है। ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज। तो ये आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल कि अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसको हम आउट ऑफ द पेज भी कहते हैं। और अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो ये डाउनवर्ड, या हम इसको बोलते हैं इनटू द पेज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया आपके पास अल्फा ऑप्शन। एन एथलीट ऑफ मास 50 kg रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30/π मीटर हैज़ टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ डैश न्यूटन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रैक इन 10 सेकेंड। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से ज़रा समझिएगा। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस कितना है। तो ये देखें जी 2πr लगा के सबसे पहले आप सरकमफेरेंस निकालें। अब आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि उसने आपको 10 सेकंड टाइम दे दिया है। तो S=VT लगाएं तो आपके पास आ गया जी 6 मीटर पर सेकंड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है क्योंकि उसने फोर्स पूछी हुई है, तो M भी है, V भी है, R भी है। पुट कर लें, इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 60 पाई न्यूटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अ फैन रोटेटिंग एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड इज टर्न्ड ऑफ, इट स्टॉप्स इन डैश सेकेंड ड्यू टू यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखें जी यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें आप, α=ω/t। आपने टाइम निकालना है तो ω/α करें, वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर लें तो आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 6 सेकेंड। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। Which of the following graph is correct for a particle moving in a circle of radius r at a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखें जी यहाँ पर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करना है और वो आपके सामने है, AC=v²/r। अब यहाँ पर स्पीड उसने कांस्टेंट दे दी है तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सो जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्यों है? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है और जब इन्वर्स रिलेशन हो तो ग्राफ इस तरह से बनता है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीडेड फॉर 1000 kg कार टू टर्न एट 30 मीटर पर सेकेंड अराउंड अ कर्व ऑफ 10 मीटर रेडियस। तो ये देखें जी वंस अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करें, वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर मास की ज़रूरत नहीं है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर मास नहीं आता होता, लिहाजा ये जो गिवन डाटा है ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी और रेडियस ने काम आना था। सॉल्व कर लें तो देखें जी आपके पास जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज की ये डिस्कशन ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी।
काइंडली बेटा इन डिस्कशंस को अच्छे बच्चे बन के ज़रा सुने समझें और जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करें। आपने ई कैट देना है और टेस्ट होना ही है, लिहाजा कोशिश करें कि अपनी एफ़र्ट्स को इनक्रीज़ कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।